भारतीय सेना इस दृष्टि से दुनिया की सबसे अच्छी सेना है और दुनिया के सबसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन सब जगह पे भारतीय सेना ने बहुत अभूतपूर्व काम किया है दुनिया के और दूसरे फोर्सेस के मुकाबले। और मुझे गर्व है कि मैं सेना का अधिकारी था और 1971 की लड़ाई में पहले टैंक में, बिकॉज मेरा काम था कि दुश्मन जहाँ जहाँ है वहाँ पे उन पर ऑब्जर्व करें और उन पर आर्टिलरी फायर, गोला बारूद फायर या एयरफोर्स का फायर ये करना। तो इसके लिए आंखें, तो मैं फौज का आंखें था और मुझे 71 की लड़ाई में वीरता के लिए गैलेंट्री अवार्ड मिला था। सेना का जो उसूल है वो ये है कि अपने पास में जो भी संसाधन है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें और एक माहौल ऐसा करें कि एक वेल निट टीम हो। तो सेना आगे बढ़ती है टीम इसमें, और टीम का सबसे जो मेजर जो चीज़ है वो ये है कि दूसरा सैनिक को अगर कोई भी आक्रमण या कोई उस पर ये होता है तो सारे सैनिक उसको रोकते हैं, तो उसमें अपनी जान भी जाती है। दोस्तों, सादर अभिवादन। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वैसी बात सिर्फ शेखर दत्त जैसे जीवट के व्यक्तित्व वाले ही बोल सकते हैं। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि युद्ध हमारे लिए रोमांचक एपिसोड की तरह था? युद्ध लड़ने का नाम सुनकर हमें चाव चढ़ गया था। हम खुद टैंक संभाले हुए थे, मगर साथ में कैमरा भी था ताकि युद्ध के उन पलों को कैद कर सकें जिनसे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। गजब के व्यक्तित्व के स्वामी हैं शेखर दत्त। उन्हें किसी राज्य या जिले के दायरे में बंधना पसंद नहीं है। परिचय के सवाल पर केवल एक लाइन का जवाब, मेरा परिचय, आई एम इंडियन, ओनली इंडियन, केवल भारतीय। लेकिन अपना और अपने मेहमान शेखर दत्त जी का थोड़ा सा परिचय देना मेरा दायित्व है। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। और आज मेरे साथ साक्षात्कार की कड़ी में मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, भारत के पूर्व रक्षा सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में देश के कई राज्यों में सेवाएं देने वाले शेखर दत्त। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शेखर दत्त अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली भारतीय सेना में महत्वपूर्ण अधिकारी थे। शेखर दत्त जी कल हरियाणा के रेवाड़ी जिला स्थित मीरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों के बीच टकराव और दुनिया में बढ़ती हथियारों की होड़ जैसी कुछ अहम बातें एनजेपी इंडिया को कैमरे पर बताई, जबकि कुछ रोचक जानकारियां दिल्ली पहुंचने के बाद मोबाइल पर भी हमसे साझा की। उन्हें एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था, लेकिन उन्होंने दिल्ली पहुंचकर उन सवालों के जवाब भी दे दिए जिन्हें वह अनुत्तरित छोड़ गए थे। शेखर का बचपन से ही सेना के प्रति लगाव रहा है। उन्होंने उस समय इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक को पत्र भेजकर सेना की ताकत बढ़ाने का सुझाव दिया था, जिस समय वे स्कूल में पढ़ रहे थे। ये सुझाव देने का विचार उनके मन में तब आया जब चीन से हुई 1962 की लड़ाई में भारतीय सेना के सामने कुछ कठिनाइयाँ आई थी। उन्हें इसका एहसास था। उनका सुझाव था कि सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए डाक टिकट जारी की जाए। करोड़ों भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए छोटा छोटा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बाद में शेखर सेना में कैप्टन बने और माँ भारती के लिए योगदान दिया। पहले हम आपको यह बताते हैं कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक को भेजे पत्र में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, सर, कृपया मुझे आपके 22 अक्टूबर 1962 के अंक में श्री फ्रैंक मोरिस के लेख नो टाइम फॉर पैनिक के लिए धन्यवाद देने की अनुमति दें। श्री मोरिस ने चीनी खतरे का सही आकलन किया है। 20 अक्टूबर को शुरू हुआ चीनी हमला स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। उनकी प्रारंभिक सफलता इस तथ्य के कारण है कि उनके पास संचार के बेहतर लाइन हैं, उनके पास भारी हथियार हैं और हमारे सैनिकों की संख्या उनकी तुलना में कम है। अपने कोरियाई युद्ध के दिग्गजों के साथ चीनी सैनिक हताहतों की परवाह किए बिना मानव लहर की रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारे जवानों का स्वचालित हथियार और बेहतर परिवहन व संचार व्यवस्था से संपन्न होना है। इस उद्देश्य के लिए धन जुटाना काफ़ी कठिन नहीं है।
भारत की जनसंख्या 43 करोड़ से अधिक है। उनमें से कम 12 करोड़ लोग उस आयु वर्ग में हैं जिनमें चीनी खतरे के बारे में जागरूकता है। यदि इनमें से 7 करोड़ लोग भी प्रति माह मात्र 1 रुपये का योगदान करते हैं तो हमें प्रतिवर्ष 84 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, जिससे हम सेना को सशक्त बना सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए 25 पैसे और 50 पैसे के विशेष डाक टिकट होने चाहिए। कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं। सिनेमा प्रबंधन भी रक्षा कर्मियों के लाभ के लिए विशेष शो आयोजित करके मदद कर सकते हैं। मैं एक छात्र हूं और आशा करता हूं कि मेरे छात्र भाई इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करके इसका समर्थन करेंगे। यह विचार कितने महत्वपूर्ण है आप समझ गए होंगे। सेना में भर्ती होने के बाद शेखर को वर्ष 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में वीरता दिखाने का अवसर मिला। इन्हें बाद में विशेष सम्मान भी मिला। शेखर ने अपने मित्रों को बाद में पत्र भेजकर शकरगढ़ ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ कहा। वह बताते हैं कि शकरगढ़ ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी गहन था। वह सचमुच रोमांचक समय था। जब मेरी बहन के पति मेजर आशीष दत्ता शकरगढ़ सेक्टर में लड़ रहे थे, तब मैं सिंध के पश्चिमी पाकिस्तान सेक्टर में 11 इन्फेंट्री डिवीजन के फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के रूप में टैंक 55 पर तैनात था। इस बीच वायुसेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी की। ये ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना ने कोई गलती नहीं की। जब मैं सेना कह रहा हूँ तो जल, थल और नभ तीनों की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ उस समय मेरी बहन के साथ थी जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। वह बच्चा भी अब भारतीय नौसेना में अधिकारी है। मेरे पिता उन दिनों अपने घर में बिल्कुल अकेले थे और जैसा कि उन्होंने मुझे लिखा था, उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। यह हमारी मातृभूमि के लिए एक स्तुति है। इसलिए मैं अपने सभी साथी 1971 के युद्ध सेनानियों को बधाई देता हूँ। शेखर ने एनजेपी को उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। आप पहले शेखर का साक्षात्कार सुनिए और इसके बाद उनके भेजे हुए फ़ोटो देखिए। इंडियन एक्सप्रेस में छपा उनका पत्र भी आप ध्यान से पढ़िए। आप खुद को भारतीय सेना की जय जयकार करने से नहीं रोक पाएंगे। आइए हम भी कहें जय हिंद और सुने शेखर की बात। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ हैं शेखर दत्त जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व रक्षा सचिव। बहुत लंबा इनका राजनीति का तजुर्बा है और अफसरशाही का भी तजुर्बा बहुत लंबा है। ब्यूरोक्रेट्स के मामले में इनको सारी जानकारी। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते हैं। पहले तो राज्यपाल की जो भूमिका है इन दिनों जो चल रही है उनको लेकर के बात करेंगे। शेखर साहब, आए दिन अलग अलग राज्यों से राज्यपाल नाम की संस्था और मुख्यमंत्री नाम की संस्था के बीच टकराव की खबरें आप तो पढ़ती हैं, रूटीन में आती रहती है। आप क्या मानते हैं, जहाँ जहाँ केंद्र में जो सरकार है उसके विपरीत विचारधारा वाली सरकार है, वहाँ टकराव क्यों होते हैं, वजह क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है लोगों पर। तो लोग अगर टकराव का रास्ता इस्तेमाल करना चाहे तो वो छोटी छोटी बातों पर विवाद पॉइंट करें। और दूसरा चीज़ है कि भाई गवर्नर और मुख्यमंत्री ये इलेक्टेड जो संसाधन है तो उसके स्टेट के सबसे उच्च पदस्थ है। तो बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसमें टकराव की ज़रूरत नहीं है। जैसे विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हैं कुलपति वगैरह की, बिल्कुल सामान्य सा है, इसमें कोई वो नहीं है। उनको लेकर के हमारे संविधान में स्थिति काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति स्पष्ट है। राज्यपाल नियुक्ति करता है या राज्य की सलाह से नियुक्तियां होती है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? तो गवर्नर के बातें चलती है, कुलाधिपति के सिलेक्शन का आधार डिपेंड करता है। सिलेक्शन पॉइंट में अगर ये रखा है कि एक कमिटी बैठ करके एक पैनल देगी, उस पैनल के ऊपर से सिलेक्शन होगा, तो उस तरीके से हो सकता है। ये सभी चीज़ें अलग अलग संस्थानों के सिलेक्शन का जो पहले से निर्धारित है उसके अनुसार होगा। शेखर साहब,
लंबे समय से ये बात कई बार उठती रही है, बुद्धिजीवी भी कई कहते रहे हैं कि राज्यपाल नाम की संस्था की जरूरत क्यों? आपका क्या विचार है इस बारे में? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक है तब तक राज्यपाल की ज़रूरत है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल का प्रावधान है, तो इसलिए। जी जी, शेखर साहब, आपने तब का ज़माना भी देखा, अब का ज़माना भी देखा, रक्षा सचिव रहे हैं आप। भारत की जो डिफेंस की ताकत है, स्ट्रेंथ है, तब और अब में कितना बदलाव देखते हैं? तब क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? आज से 10-20 साल पहले जाएं और वर्तमान को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं ग्लोबल, तो सब जी डिफेंस फ्लूइड ये है। जी जी तो पहले 1962 में हम हारे थे जी 1900, उसके बाद में तैयारी की और 1971 में 13 दिन में एक देश जीत लिया। ठीक है, उस समय से इस समय तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। दुश्मनों के भी बल में वृद्धि हुई है, हम लोगों के भी बल में वृद्धि हुई है। सो डिपेंड करता है कि रिलेटिवली किस तरीके से संसाधन का बढ़ा हुआ है। अभी उस समय से इस समय पे बहुत सारे संसाधन की बड़े हैं। जी जी इसी तरीके से हमारे दुश्मनों के पास में भी संसाधन आए हैं। जी जी। सो और भारत का जो फौज है वो हर हालत में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग, अच्छी तरीके से जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करना, उसको समझ में आता है, लीडरशिप अच्छी है। तो इस वजह से भारत का फौज हमेशा तैयार है किसी भी मुकाबले के लिए। ऑनेबल सर, एक बहुत बड़ा पक्ष ग्लोबल पीस के पक्ष में है। जो दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ रही है, इसको लेकर के विश्व समुदाय का एक वर्ग जो है बहुत चिंतित रहता है। हथियारों की होड़ तो बढ़ी रही है, रूस यूक्रेन हो गया, दूसरी जगह हो गए। ये जो हथियारों की बढ़ती होड़ है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भारत के दृष्टि में भारत के रक्षा सर्वोपरि है। तो भारत के रक्षा के लिए जो भी हथियार की ज़रूरत पड़े वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, और उसको संसाधन होते ही रहने चाहिए। उसको संसाधन से। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।